हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज का यह वीडियो कई बार रिकॉर्ड हुआ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ बीच करूँ और कहाँ पे अंत करूँ, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर में यूज़ करता नहीं हूँ साथियों, कल मैंने बहुत दिनों बाद इंस्टा पे एक रील अपलोड करी, वीडियो पे अपलोड किया। रील आप लोगों ने बहुत पसंद करी, वीडियो बहुत पसंद किया। मैंने सरकार से कहा था कि जो लोग इस बवाल में या यूं कहें इस गंदगी में जो जंतर मंतर पर पहुंचे थे, हो सकता है आनन फानन में बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए हों जो किसी हिंसा में लिप्त ना हो। सरकार को उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए और एफआईआर विड्रॉ करनी चाहिए, लेकिन जो हिंसा में लिप्त थे और इस गंदगी में लिप्त थे उन्हें बख्शना नहीं चाहिए। बहुत खराब मैसेज जाएगा। और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे भी ये सवाल पूछना चाहिए, कहीं भी स्टैम्पीड होता है, किसी मंदिर में भी दर्शन के लिए स्टैम्पीड होता है, क्रिकेट स्टेडियम में कहीं स्टैम्पीड होता है, तो सारे ऑर्गेनाइजर्स लपेट दिए जाते हैं। साउथ में भी अभी बहुत से ऐसे किस्से देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को भी नोटिस इशू करके बुलाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजर्स वही थे। आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद करी थी। उसके बाद रात को 11 बजे के करीब कॉकरोच पार्टी के बयान आने शुरू हुए एक सिलसिले से कि अगर जो सरकार ने वादा किया था कि सारे मुकदमे वापस होंगे, अगर वो नहीं हुए तो हम फिर से आंदोलन छेड़ देंगे। जहां तक सोनम वांगचुक का बयान था और जहां तक मैं चीजों को घुसकर देखकर पढ़ता हूं, मुझे ये यकीन था कि जो उस टाइम प्रोटेस्टर्स आनन फानन में पकड़ लिए गए, बेटा बस वही छोड़े जाएंगे। अपराधियों को और वहां तोड़ फोड़ करने वालों को, लोकतंत्र के मंदिर को तार तार करने, इरादा रखने वालों को तार तार करने का, उन्हें सरकार नहीं बख्शेगी, क्योंकि बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। एक नई परंपरा बनकर सामने आ जाएगी और आने वाले वक्त में ये एक मिसाल बनकर, नजीर बनकर सामने आएगी। तो साहब ये बात पे जो बयान आने शुरू हुए, पहले उन बयानों में मुझे बिल्कुल चेतावनी और धमकी की बू आनी शुरू हुई। तो मुझे बैठे बैठे लगा कि रिजवान सिवाय बोलने के यार कुछ और करना पड़ेगा। मेरे जहन में वही ख्याल आया जो कोविड के टाइम पर आया था कि सरकार जो कर रही है, रिजवान तुम घर में बैठ के क्या कर रहे हो? मौत आनी है, आएगी एक दिन, लेकिन घर के बाहर निकलो, डरो मत। क्योंकि फिर ये जिंदगी भर तुम शीशा देखोगे तो सोचोगे कि कोविड ने तुम्हें डरा दिया था और उस टाइम तुम समाज के काम नहीं आ पाए थे। मैंने अपने परम मित्र रंजीत को फोन किया। मैंने कहा भाई बैठना नहीं है, चल कुछ करते हैं। क्या करते हैं? मैंने कहा अपनी जिप्सी निकाल, मॉडिफाई करते हैं। लाशें नहीं उठ पा रही हैं, लाशें उठाते हैं। हम लोगों ने करीबन 38 डेड बॉडीज उठाई थी और करीबन 100 डेड बॉडीज का क्रियाक्रम हम लोगों ने किया था। वो हालात बहुत बुरे थे, मन को बहुत शांति मिली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था। वही ख्याल मेरे मन में आया कि सरकार पर अटैक होता जा रहा है, सरकार डिफेंड करती जा रही है, सरकार के चाहने वाले सोशल मीडिया पर कुदुक 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 कर रहे हैं, उधर इंस्टाग्राम पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है, तो अब घर के बाहर निकलो। तो मैंने लगभग, आप देख रहे हैं, बड़ी पर्सनल चीज शेयर कर रहा हूं, उसी मित्र को फोन किया। मैंने कहा रंजीत घर में नहीं बैठते, ये साले धमकियां दे रहे हैं। सरकार को भी नजर आना चाहिए कि उसका समर्थन करने वाले बाहर निकल रहे हैं और इनसे पहले ये जंतर पंतर पर बैठे। रंजीत, हम जंतर पंतर पर बैठ जाएं और जनता से आह्वान करें कि निकलो बाहर। पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा पैसे का इंतजाम हो जाएगा, मैं क्यूआर कोड डालूंगा, अपना मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का मतलब भर का आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, लौटा दिया जाएगा। मैंने कहा वो तू फिक्र ना कर, वो मुझे चाहने वाले मुझ पर आंख बंद कर करके यकीन करते हैं और यकीन उनका मेरी कब्र तक नहीं टूटेगा। तो साहब उसने कहा भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं तैयार हूं। फिर मैंने दिल्ली आनंद फानन में फोन करा। मैंने कहा यार मैं दिल्ली आ रहा हूं, जंतर मंतर देखना है, परमिशन की फॉर्मेलिटी तैयार करो और हमें आमरण अनशन पर, आई मीन हंगर स्ट्राइक पर बैठना है। वहां से आह्वान करेंगे, फिर मीडिया हमारे पास भी आना शुरू करेगा, लोग जुड़ना शुरू होंगे, सरकार को लगेगा एक लाइन खिंच रही है और जंतर मंतर किसी की गंदगी की भभौती नहीं रह गया है। मैंने ये तक प्लान कर लिया कि मंच के पीछे सिर्फ भारत माता का पोस्टर होगा। डूज एंड डोंट्स तक मैंने प्लान कर लिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वहां आलोचना नहीं होगी। मंसर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चढ़ाया नहीं जाएगा, तारीफ नहीं करी जाएगी, अपशब्द नहीं होगा, किसी भी तरह की वहां पर गुंडागर्दी का बयान और ये बयान। ये तक मैंने रंजीत से ये तक कहा साथियों कि यार हमें ये भी देखना होगा कोई आके आनन फानन में कोई ऐसे नारे ना लगा दे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, कहने लगा डूज एंड डोंट्स बना लो, सब तैयारी कर लो। मैंने अपना जस्ट करके मैंने कहा ठीक है मैं दिल्ली निकलता हूं, वहां मैं जाकर देखूंगा। मैंने एक दो अधिवक्ताओं को भी मैसेज भेजे।
सुबह उनके जब जवाब आने शुरू हुए टीम के मैंने कहा नहीं यार अभी कोई बात थी, बाद में बताऊंगा। और मैंने कहा मैं दिल्ली निकलता हूँ, मैं मुआयना करूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा, फिर यहाँ से इन कपड़े वपड़े लेके फिर निकलूंगा और आह्वान कर दूंगा। मैंने बार बार बोला पैसे की फिक्र ना करना। मैंने कहा लाख रुपए रोज का खर्चा मुझे लोग यकीन करके दे देंगे, तू फिक्र ना कर। सबने कहा ठीक है भाई। 1 बजे फिर से ये सौरभ दास, क्या नाम है, सौरभ दास ही है, ये फिर से लाइव आता है और ये बताता है। दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। कि सरकार ने सारी बातें मान ली हैं और सारे राज्यों से रात को इनके पास टीम पहुंची है धमकी के बाद, और बिहार का तो नोटिफिकेशन फ्लैश किया गया है और असम से भी नोटिफिकेशन आ गया है, राजस्थान से नोटिफिकेशन आ गया है, दिल्ली का भी शायद नहीं आया है, कि सारे मुकदमे, पूर्ण मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। ऐसी चीजें मैं बड़ा घुस के पढ़ता हूं कि शब्दों में कुछ खेल तो नहीं है, लेकिन बार बार मैंने देखा ऑल केसेस 6 बजे, 26 जुलाई के 6 बजे से पहले सारे मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। और फिर इसको एक सेलिब्रेट किया कॉकरोच पार्टी ने। उससे पहले इनके नाच गाने के भी वीडियो आने शुरू हुए। ये उनकी चॉइस है, मैं उस पर नहीं बोलता हूँ, ये उनकी मर्जी है। वो नंगे नाचें, वो कच्छा पहन के नाचें, वो जैसे नाचें, भाई सरकार ने उनके बवाल के बाद एक कदम लिया है। और साथ साथ वो भी, मैं रील्स देखता रहता हूं तो मेरा खून जलता रहता है कि इसमें आपको सरकार का गेम नहीं पता, इसमें मास्टर स्ट्रोक नहीं पता आपको। एफसीआरए बिल पास कराने के लिए मैंने कहा अरे झाइलो, अरे मूर्खो, एफसीआरए बिल कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं है, वो सिंपल मेजॉरिटी से कभी भी पास हो सकता है। सरकार उस पर ऑर्डिनेंस ला सकती है। बस सरकार को ये औपचारिकता पूरी करनी होती है कि हमने बार बार डिबेट के लिए बुलाया, विपक्ष नहीं आया, वॉकआउट कर दिया या वेल में घुस गया, उसके बाद सरकार पुश ऑन कर सकती है, वॉइस नोट से बिल ला सकती है, बाद में तुम उसको चैलेंज करते रहो। यही चीज, ये जो पेपर लीक का बिल आ रहा है जो आज फिर, तो अब लोगों का मैंने सुबह देखना शुरू किया, उन्होंने टैक्टिकली उन्होंने ये किया कि जो सरकार ने ये मुकदमे वापस लेके मोबोक्रेसी पर कोई भी कारण हो मोहर लगा दी है। मोहर, भारत सरकार की मोहर, अशोक की लाट वाली मोहर, द यूनियन ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर, वो उसको कवर करने के लिए देखो कांग्रेस एक्सपोज हो गई, ये आर्ग्यू नहीं कर रही, ये बिल के लिए बोल रही थी, बिल पर बहस नहीं कर रही। कांग्रेस कह रही है हम पुलिस ब्रुटैलिटी पर बात करेंगे, AK-47 जिसने यूज कर दी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, पैलेट गन्स पर बात करेंगे। तो अब इस पूरी घटना को कवर फायर देने के लिए जो सुपर एक्सपर्ट्स छिचोरे आ गए हैं सोशल मीडिया पे, एकदम से वो एनालिसिस की रील डालने लगे हैं 1 मिनट 20 सेकंड की, तो वो अब इसको इस तरह से बताने लगे। इस पर हम सेकंड वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन साथियों, मैं जंतर मंतर एक दूसरी लाइन खींचने के लिए जा रहा था, और मैंने जीवन में जब भी काम किया है बहुत ईमानदारी से किया है, सब चीज़ तय हो गई थी, पर उसी बस आधे घंटे में सब चीज़ बदल गई और अब जाने का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो वही वाली बात हो गई कि आप सरकार को प्रॉब्लम करने के लिए जा रहे हैं। अगर आज मैं जंतर मंतर कल चला जाता हूँ और वहाँ पे 5,000 आदमी भी जमा कर लेता हूँ, इतने हो जाएंगे, तो अब ये वही वाली बात आ गई सरकार को परेशान करने की। ये पूरे घटनाक्रम देखकर, पूरे हालात देखकर सरकार से बस इतना कहना चाहूँगा कि माय डियर गवर्नमेंट, आप सरदारों का नाम लेके बता रहा हूँ, आप सरदारों से बहुत घबराते हैं, उनका कुछ नहीं कर पाते। और मैं अलग करके नहीं दिखाना चाहता, पर समझाने के लिहाज से बता रहा हूँ, कोई बांटने की लिहाज से नहीं बता रहा हूँ। डियर गवर्नमेंट, आप दलितों से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। मेरठ में दलित लड़के ने दलित लड़की का मर्डर कर दिया तो आपके
पसीने छूट गए थे और आपके मंत्रियों के वहाँ से बयान, ने दलित लड़के ने दलित लड़की का मर्डर कर दिया, तब भी आप नर्वस हो गए थे। सरदार भाइयों के साथ आप बहुत नर्वस हो जाते हैं। इन छिचोरी जेन जी के सामने किसी भी कोई भी कारण हो, आप बहुत नर्वस हो गए और अभी भी कुछ कमेंट करने आएंगे कि सरकार बहुत जानती है, मुझे पता है बहुत जानती है, और आप बहुत नर्वस हो गए और आनन फानन में आप ने क्या किया मुझे नहीं पता, मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मुझे नहीं पता क्या किया। अभी मुझे पता है कि डीलिमिटेशन बिल अगर पास हो गया तो सब कहेंगे कि ये सारा गवर्नमेंट डीलिमिटेशन के लिए कर रही थी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इन चीज़ों का मुकदमे वापस होने का, छिचोरा गर्दी का, जो खुली देश की फौज को प्रधानमंत्री के छींचा लीडर कर दी, छिच्चा लीडर कर दी यार। वहाँ पर कॉन्डोम्स तक मिले हैं, वहाँ पर यार गंद मचा दी। तो अभी भी कुछ लोग आ जाएंगे कि डीलिमिटेशन के, अभी एक मैंने एनालिस्ट देखा, वो कह रहा था कि सरकार, पता है वो गंजा है कोई, वो कह रहा था कि सरकार पता है ये क्यों कर रही थी, वो जल्दी जल्दी FCRA का और डीलिमिटेशन का मसौदा तैयार कर रही थी। ये किसी लड़के ने मुझे भेजा। मैंने कहा क्यों, अगर सरकार ये सब ना करती तो विपक्ष सरकार के दफ्तर में घुस के वो मसौदा छीन लेता क्या यार। तो गंद मच गई है एनालिसिस की और गंद मच गई जंतर मंतर पर। शायद मेरी ही नॉलेज लिमिटेड होगी या मेरे इमोशंस लिमिटेड होंगे। मिशन भारत में मेरे वही इमोशन रहेंगे मरते दम तक, मेरे सेकुलरिज्म को लेके वही इमोशंस रहेंगे मरते दम तक। मैंने तो ये तक सोचा था कि पीछे सिर्फ एक फुल साइज भारत माता का, मैंने एक बार जब 11,000 बार भारत माता की जय बोला था तब भी रंजीत मेरे साथ था और हम लोगों ने तब भी सिर्फ पीछे भारत माता का पोस्टर लगाया था। तो मैंने सोचा था वहीं पर मैं ऑर्डर दे दूंगा, एक बहुत बड़ा, सिर्फ भारत को ही नहीं, भारत माता का हम वहाँ पर एक फ्लेक्स बनाएंगे और इस लड़ाई को मैं अपनी तरीके से लड़ूंगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट जाके मैंने लड़ना शुरू किया। तो हाँ, तो सरदार भाइयों से सरकार तुम बहुत डरते हो, तुम्हारी बहुत फटती है। दलित भाइयों से तुम बहुत डरते हो, तुम्हारी बहुत फटती है। जन जी से भी तुम बहुत डर गए, तुम्हारी बहुत फट गई। तुम एक काम करो, फिर से ये राय दे रहा हूँ जो मैंने RSS को दी थी, 78% हिंदुओं को किसी मोरलेस हिंदुओं को किसी भी कीमत पर साधो, उनको लेके गलती ना करो, उनको लेके एडवेंचर ना करो, उनको मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं पावर में, उनको लेके फॉर ग्रांटेड मत लो। 78% हिंदू की बात कर रहा हूं, 2% सिख की बात कर रहा हूं, तो 80% हो गए। क्रिश्चियंस को भी डिस्टर्ब ना करो, तो उनका भी 2% जोड़ दीजिए, और उसके बाद लगभग 18% मुस्लिम हो गए। मुस्लिम को आप पेलो, जरा सी गलती करे तो पेलो साले को। ये आपकी USP थी, इसी USP पर चलिए, जोड़ने वोड़ने की बात ना करिए। कोशिश करिए कि ना पेलें, ना सेकें, ना परेशान करें, ना खुश करें, और जब मौका दे मुसलमान तो उसको पेलो, जम के पेलो। और जितना पेलोगे उतना तुम्हारा उधर फायदा होगा, और इस 80% को साधो। और मुसलमान भाइयों, में तुमसे आज ये बात बताना चाहता हूं कि तुम ही पेले जाओगे, तुम ही पेले जाओगे, और जहां कोई मुझे नहीं जानता होगा वहां मैं भी सैयद रिजवान अहमद की वजह से पेला जाऊंगा। अगर मैंने कोई ऐसी बात भूली तुम लोगों से, जो गलत लगी तुम लोग को, तो मुसलमानों तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने सिद्धांत नहीं बदल सकता, लेकिन इस बात को गांठ बांध के रखो कि अपनी गलतियों की वजह से, और अपनी गलतियों की भी वजह से, और मौका देते ही तुम पेले जाते हो। ओके, जय हिंद।